Hello friends, I hope you all are doing good. Today we are going to study about political system in India. How political parties are recognized as national party or state party. Along with this we will also study about related representations of People's Act 1950 and representations of People's Act 1951. So first we will start with representations of People's Act 1950. So, a representation of People's Act is generally abbreviated as RPA. So, we can say RPA 1950. So, what is the objective of this act? Why we need this act? So, the objective is allocation of seats and delimitation of constituencies to Lok Sabha and state legislature. So friends, delimitation का मतलब होता है reorganization of constituencies based on the population. एंड जो हमारा पॉपुलेशन का क्राइटेरिया है यहाँ पे दैट इज़ बेस्ड ऑन सेंसस ऑफ 1971. अब ऐसा क्यों हुआ? सो डीलिमिटेशन के अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए था कि जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं दे शुड बी इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन. बट विद द टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस जो पॉपुलेशन कंट्रोल की बातें थी वो सदर्न स्टेट्स में तो ज़्यादा फॉलो हुई इंस्टेड ऑफ नॉर्दर्न स्टेट. तो हुआ क्या कि नॉर्थ की पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ने लगी एज़ कम्पेयर टू सदर्न स्टेट्स. सो अगर ऐसा ही होता रहता तो एक टाइम आता कि नॉर्दर्न स्टेट्स का जो पॉलिटिकल डोमिनेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता. इसलिए डीलिमिटेशन को फ्रीज कर दिया गया. सेंसस 1971 के अकॉर्डिंग ही सारे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो रीऑर्गेनाइज होती हैं. नाउ एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज टू लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर. फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे हम देखें तो मैंने लोकसभा लिखा है, स्टेट लेजिस्लेचर लिखा है, बट यहाँ पे राज्यसभा नहीं लिखा. वाई? बिकॉज राज्यसभा में कितनी सीट्स एलोकेट होंगी दैट इज़ ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन शेड्यूल 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है. बट वहाँ पे लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर में कितनी सीट्स होंगी, कैसे एलोकेशन होगा, दैट इज़ नॉट गिवन. सो उसके लिए आरपी एक्ट बनाया गया 1950 में. तो जैसे अगर हम देखें हमारे इंडिया में 543 सीट्स हैं इन लोकसभा. उसमें जैसे यूपी में सबसे ज़्यादा 80 सीट्स हैं, तमिलनाडु में 39 सीट्स हैं, केरला में 20 सीट्स हैं. सो ये सब कहाँ पे हैं, कहाँ किस एक्ट ने हमें बताया कि यहाँ पे ये इतनी सीट्स हैं? सो बेसिकली इट इज़ गिवन इन द शेड्यूल 1 ऑफ आरपीए एक्ट 1950. सिमिलरली अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर या विधानसभा में देखें तो यूपी में जैसे सबसे ज़्यादा हैं 402, कर्नाटका में है 224, तमिलनाडु में है 234. सो ये कहाँ पे गिवन है? ये गिवन है शेड्यूल 2 ऑफ आरपी एक्ट 1950. मोरओवर फ्रेंड्स, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स भी इस एक्ट में बताया गया है. फ्रेंड्स, आप मुझे बताओ वोटर्स और इलेक्टर्स में क्या डिफरेंस समझते हो आप? राइट इन कमेंट सेक्शन. सो क्वालिफिकेशन है कि आपकी एज 18 से कम नहीं होनी चाहिए एंड यू शुड बी ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी. सो ये हमारा राइट है बेसिकली, जो हमें आर्टिकल 326 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है, राइट टू वोट. सो बिफोर 1988 जो मिनिमम एज थी फॉर गेटिंग द राइट टू वोट वाज 21 ईयर. बट आफ्टर 61st अमेंडमेंट एक्ट 1980 द एज हैज़ बीन रिड्यूस फ्रॉम 21 to 18 years. Now anybody who is 18 or above 18 can cast his vote. Now two other terms are also given, proxy voting and postal vote. So proxy voting is only for armed forces. So जैसे फ्रेंड्स आर्मी जो भी है हमारी वो अपने घर से काफ़ी दूर होती है, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से काफ़ी दूर होती है, जनरली बॉर्डर एरियाज में ज़्यादा होती है. तो जस्ट बिकॉज दे आर सर्विंग इन आर्मी दे कांट बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट टू वोट. सो उनके लिए प्रॉक्सी वोटिंग का प्रोविज़न भी इसी एक्ट में है. उनकी जगह कोई और वोट डाल सकता है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में. सिमिलरली पोस्टल वोट, आपको पता है ये सारा इलेक्शन ऑर्गेनाइज होता है, इलेक्शन का सेटअप होता है, दैट इज़ डन बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बिकॉज दे आर एंगेज्ड इन गवर्नमेंट ड्यूटी ऑन द डे ऑफ इलेक्शन. दैट डजंट मीन्स दे शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट टू वोट. तो उनके लिए पोस्टल वोट का प्रोविज़न है. They can cast their vote around 48 hours before the actual day of election. Then वो postal by post send की जाती है. So this is a very nice arrangement if we see.
नो शेड्यूल 1 में जैसा हमने अभी देखा एलोकेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा गिवन है. शेड्यूल 2 ऑफ आरपीए एक्ट प्रोवाइड्स फॉर एलोकेशन ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस स्टेट्स. शेड्यूल 3 में एलोकेशन ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स गिवन है. कुछ अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल पोल्स, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफिसर, district election officer. So friends, if you know, chief election officer is the main officer in the state who is responsible for entire election process. Now, representations of People's Act 1951. सो अगर हम देखें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में हमें बेसिकली ये समझ आया कि इलेक्टोरल पोल्स कैसे प्रिपेयर होंगे, जो वोटर्स हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन होंगी. लेकिन अगर हम देखें कंडक्ट ऑफ इलेक्शन होंगे कैसे और पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के, सो उस सब के बारे में हमें गिवन है आरपीए एक्ट 1951 में. सिमिलरली क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर ये गिवन है आरपीए एक्ट 1951 में, जिसमें आर्टिकल 102 एंड आर्टिकल 191. आर्टिकल 102 है पार्लियामेंट के लिए और आर्टिकल 191 है स्टेट लेजिस्लेचर के लिए. सो पार्लियामेंट इन केस ऑफ प्रेसिडेंट इन केस ऑफ पार्लियामेंट and governor in case of state legislature can disqualify people on various ground, and the last ground that is mentioned in is any disqualification under any act made by the parliament. So RP एक्ट हमारा पार्लियामेंट ने ही तो बनाया है, तो जो भी क्राइटेरिया डिस्क्वालिफिकेशन का इस एक्ट में लिखा हुआ है that will also hold for disqualifying them, and president and governors can disqualify them according to if they are from parliament or they are from state legislature. So disqualification ऐसे हो सकता है कि अगर वो 2 या 2 से ज़्यादा साल के लिए उनको जेल हुई हो, या they have been convicted, या उनको फाइन ही लगा हो सिर्फ इन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट या फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट या रिलीजियस हार्मनी एक्ट, तो उन केसेस में भी they can be disqualified. Similarly, if they don't fill their election expenditure within 30 days, even that can be ground for barring them from future elections. क्वालिफिकेशन जैसे अगर हम देखें उनकी एज, जैसे राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स है, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए 25 ईयर्स है, तो वो सब हमारे आरपी एक्ट 1951 में गिवन है. टू डिफाइन करप्ट प्रैक्टिसेस एंड अदर ऑफेंसेस इन कनेक्शन विद इलेक्शन. सो क्या क्या करप्ट प्रैक्टिसेस होंगी, क्या क्या ऑफेंसेस होंगे जिनके थ्रू हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं लेजिस्लेचर को, लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स हैं उनको, ये सब आरपीए एक्ट 1951 में गिवन है. अदर इम्पोर्टेंट प्रोविजंस दैट आर गिवन इन आरपीए एक्ट 1951 आर रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, वी विल स्टडी दिस, इट इज़ आवर मेन टॉपिक ऑफ टुडे. अपॉइंटमेंट ऑफ ऑब्जर्वर्स, रिटर्निंग ऑफिसर्स. सो फ्रेंड्स, रिटर्निंग ऑफिसर जब भी हमारे इलेक्शन होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो आपको पता होना चाहिए वट द ऑब्जेक्टिव, व्हाट्स द एम, व्हाट्स द फंक्शन ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर. सो अ रिटर्निंग ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द इलेक्शन इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी और समटाइम्स इन 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी एज डायरेक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन. The election commission appoints the returning officer and assistant returning officer for a constituency in consultation with the government of the state or union territory as the case may be. So friend, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं या असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, वो ऐसा नहीं कि इलेक्शन कमीशन कुछ भी किसी को भी बना देता है, नहीं. दे आर मेड इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी. एंड इवन आपको पता होना चाहिए कि इवन जो अपोजिशन है, इवन उनसे भी कंसल्ट किया जाता है, बिकॉज इलेक्शन कमीशन का मानना है कि इलेक्शन शुड बी फेयर एंड जस्टिस एंड देयर शुड बी नो पार्शलिटी. इवन किसी को लगना भी नहीं चाहिए कि पार्शलिटी हुई है. तो यहाँ पे इनके लिए पूरी कंसल्टेशन होती है अपोजिशन एज वेल एज गवर्नमेंट से. द रिटर्निंग ऑफिसर्स ड्यूटी इंक्लूड एक्सेप्टिंग एंड स्क्रूटनाइजिंग नॉमिनेटिंग फॉर्म्स, publishing the affidavit of candidate, allotting symbols to the contesting candidates, preparing the list of contesting candidates, preparing the EVM and VVPATs, training polling personnel, designating counting centers and counting the votes and declaring the result. So इतने सारे functions returning officer के होते हैं. You should know these things. Now, what is national party? According to the election symbol reservation and allotment order 1968,
A political party can be recognized as a national party if it fulfills certain condition. So जो इलेक्शन सिंबल ऑर्डर है 1968 का, उसमें कंडीशंस है कि किन कंडीशंस को अगर फुलफिल कोई पार्टी करेगी तो दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी. नो फ्रेंड्स, आफ्टर 2016 इलेक्शन कमीशन ने कुछ रूल्स में अमेंड किया है अपने. तो जैसे वो पहले जो स्टेटस रिव्यू करते थे नेशनल और स्टेट पार्टीज़ का, पहले वो एवरी 5 ईयर करते थे, बट नाउ एवरी 10 ईयर्स दे विल रिव्यू द स्टेटस. सो ये स्टेटस चेंज करने का जो रूल है वो अमेंड किया गया है, बिकॉज दिस चेंज इन रूल विल इंश्योर दैट रूलिंग पार्टी डू नॉट लूज देयर स्टेटस ड्यू टू एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आफ्टर एवरी इलेक्शन. सो फ्रेंड्स, हमें पता है कि हर इलेक्शन में एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहता है, क्योंकि और उस इस रीज़न से कई सारी पार्टी जो अच्छा काम कर रही है और फ्यूचर में जीतती भी हैं, दे गेट डिफीटेड. और अगर हर 5 साल में उनका ये स्टेटस रिव्यू किया जाएगा तो इससे थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेट करने में. तो इलेक्शन कमीशन ने रूल्स को अमेंड किया, एंड नाउ द स्टेटस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज विल बी रिव्यूड आफ्टर एवरी 10 years instead of 5 years. Now, recognition as a national or a state party ensure that the election symbol is not used by any other political entity in polls across India. So, अगर आपकी पार्टी नेशनल या स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज्ड है तो जो सिंबल अलॉट हुआ है वो एंटायरली आपका है, एक्सक्लूसिवली आपका है, उसको कोई और यूज़ नहीं कर पाएगा. द कमीशन हैज़ अमेंडेड पैराग्राफ 6C ऑफ इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 to affect the change. It was last amended in 2011. So ये थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया. दिस चेंज इन रूल विल इंश्योर दैट रूलिंग पार्टी डू नॉट लूज देयर स्टेटस ड्यू टू एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आफ्टर एवरी इलेक्शन. However, the criteria of being recognized as a national and state party will remain unchanged. So जो क्राइटेरिया है किसी पार्टी को रिकॉग्नाइज करने का आइदर नेशनल और स्टेट, उसमें कोई चेंज नहीं है. बट हाँ, जो उनका जो रिव्यू होता था स्टेटस एवरी 5 ईयर, वो अब एवरी 10 ईयर होगा. Registration of political parties. So registration of political parties is governed by the provisions of section 29A. Now, this is very important for your general awareness part. Section 29A of Representations of People's Act 1951 के अकॉर्डिंग ये प्रोविजन गवर्न होते हैं. A party seeking registration under the said section with the commission has to submit an application to the commission within a period of 30 days following the date of its formation as per guidelines prescribed by the Election Commission of India in exercise of the powers conferred by Article 324 of the Commission of India and Section 29A of the Representations of People's Act 1951. सो फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि हमारे कंट्री में या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं या जितने भी पार्लियामेंट्री एक्ट है, किसी भी एक्ट में हमारे यहाँ पे पार्टी को रजिस्टर तो कर सकते हैं, लेकिन डी रजिस्टर करने का कोई प्रोविज़न नहीं है. सो इफ़ यू फॉलो न्यूज़ तो आपने सुना होगा कुछ टाइम पहले SY कुरैशी, हु वाज अ फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ही आस्क्ड फॉर अमेंडमेंट इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ People's Act 1951 कि इफ़ एनी पॉलिटिकल पार्टी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन कंटेस्टिंग फ्यूचर इलेक्शन, जस्ट उन्होंने अपने को रिकॉग्नाइज कराया, जस्ट उन्होंने अपने को रजिस्टर करा दिया, या किसी कोई पार्टी इंडल्ज है, इन्वॉल्व है करप्ट प्रैक्टिसेस में, तो देयर स्टेटस शुड बी डी रजिस्टर्ड. बट राइट नाउ हमारे यहाँ पे कोई भी प्रोविज़न ऐसा नहीं है जिसमें कि डी रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी किया जा सके. हाउएवर इस पे काफ़ी डिस्कशंस हैं, एंड मे बी इन फ्यूचर गवर्नमेंट अमेंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, बट राइट नाउ ऐसा नहीं है. Now, election commission's power in dispute over the election symbol in case of a party split. So, para 15 of the Symbols Order 1968 states, when rival section or group of recognized political party, each of whom claims to be that party, the commission, after taking into account all the facts and circumstances of the case, decide that one such rival section or group is recognized, none such section or group is recognized. सो फ्रेंड्स, समटाइम्स ऐसा होता है कि जो पार्टी है
बहुत पुरानी पार्टी होती है, वेल एस्टेब्लिश्ड पार्टी होती है, लेकिन उनमें स्प्लिट हो जाता है पार्टी में, जैसे 1970s में कांग्रेस में हुआ था। सिमिलरली कुछ टाइम पहले समाजवादी पार्टी में भी ये न्यूज़ आई थी पार्टी स्प्लिट की। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो दो फैक्शंस होते हैं या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो एवरी फैक्शन वांट्स टू क्लेम द इलेक्शन सिंबल, कि जो सिंबल होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ग्रुप, बिकॉज वो पीपल लोगों के माइंड में होता है कि अगर साइकिल का सिंबल है तो दे विल वोट। तो इस चीज़ के लिए क्या होता है कि ऐसे में अगर वो रिकॉग्नाइज पार्टी है तो दे कैन गो टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट, एंड डिसीजन ऑफ कमीशन विल बी बाइंडिंग टू ऑल सच राइवल सेक्शन ऑफ ग्रुप। तो ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जांपल एक्स पार्टी है कोई, उसके पास 10 MP हैं और वो किसी भी कारण से स्प्लिट हो गई टू पार्टीज़ में, ए और बी। ना ए के पास 6 MP हैं और बी के पास 4 MP हैं। तो दोनों में डिस्प्यूट है ए और बी में कि जो सिंबल है वो उनको मिलना चाहिए। तो इन दो सिचुएशन ए और बी क्या करेंगे, दे विल गो टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और इलेक्शन कमीशन उनको बोलेगा कि आप ए और बी दोनों को बोलेगा कि यू प्रूव योर मेजोरिटी। तो क्योंकि ए के पास 6 MP हैं और बी के पास सिर्फ 4 हैं, तो ए विल विन विद द मेजोरिटी, और जो सिंबल है वो ए को अलॉट हो जाएगा, और बी को ये बात जो है, ये डिसीजन जो है कमीशन का, वो बाइंडिंग होगा। कि यहाँ पे लिखा है डिसीजन ऑफ द कमीशन शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल सच राइवल सेक्शन और ग्रुप। However, this applies to dispute in recognized national and state party. For splits in registered but unrecognized party, the election commission usually advise the varying faction to resolve their differences internally. तो ये तो हमने बात की रिकॉग्नाइज नेशनल और स्टेट पार्टी के लिए, लेकिन बहुत सी ऐसी पार्टी हैं जो अनरिकॉग्नाइज्ड हैं। रजिस्टर्ड तो सारी हैं बट अनरिकॉग्नाइज्ड हैं। तो ऐसे केसेस में इलेक्शन कमीशन जनरली एडवाइस करता है टू द फैक्शंस कि आप अपने जो इश्यूज हैं वो खुद से सॉल्व करो, एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू सो गो टू कोर्ट, यू मे गो टू एपेक्स कोर्ट एज वेल। सो दिस वाज अबाउट, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, इलेक्शन कमीशन आस्क द पार्टी टू प्रूव इट्स स्ट्रेंथ through its elected representatives MP and MLA. The party claiming the particular symbol, if proves its majority through its elected representative, claims the symbol. Now, what are the eligibility for a national political party of India? So यहाँ पे ये 3 conditions लिखी हैं, इन तीनों में से कोई एक भी condition sufficient है for any party to be recognized as a national political party. However, it is not necessary कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का अपने को रिकॉग्नाइज कराना ही चाहे। हालांकि उसके बेनिफिट्स हैं, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल या स्टेट होना ही चाहिए। सो व्हाट आर द कंडीशन? इट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द वैलिड वोट्स पोल्ड इन एनी 4 or more states in the Lok Sabha election or to the state legislative assembly. And in addition, it wins at least 4 seats in the Lok Sabha from any state or states. So friends, I think it's self-explanatory. इसमें सारा कुछ explain ही कर दिया है क्या क्या है। Second condition can be wins at least 2% seat in the Lok Sabha, that is 11 seat in the existing Lok Sabha having 543 members, and these members are elected from at least 3 different states. या फिर अगर कोई पार्टी 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज्ड है, इवन देन दे कैन बी रिकॉग्नाइज एज अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया। नाउ टू बी एलिजिबल फॉर अ स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, सो इसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया यहाँ पे गिवन है। इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर कोई पार्टी फुलफिल कर रही है तो दे कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। A party is recognized as a state party in a state if any of the following condition is fulfilled. If it secures 6% of the valid votes polled in the state at a general election to the legislative assembly of the state concerned, and in addition it wins 2 seats in the assembly of the state concerned. So friends, ये आपको बस एक आइडिया होना चाहिए, सारे आपको ऐसे बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट एक आइडिया होना चाहिए कि कैसे कैसे स्टेट पॉलिटिकल पार्टी या नेशनल पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज होती है हमारे कंट्री में।
जैसे इफ़ इट सिक्योर 6% ऑफ द वैलिड वोट्स पोल्ड इन द स्टेट एट अ जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा फ्रॉम द स्टेट कंसर्न एंड इन एडिशन इट विंस वन सीट इन द लोकसभा फ्रॉम द स्टेट कंसर्न। सो फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो कुछ टाइम पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने CPI, NCP और TMC इन तीनों पार्टीज़ को नोटिस भेजा था बिकॉज देवर नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ने इनको जो नोटिस भेजा उसमें लिखा था कि आपका जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटस है वो क्यों नहीं रिवोक होना चाहिए। तो आप न्यूज़ में देखना आज कि ये पॉलिटिकल पार्टी अभी नेशनल है या नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ने इनको ऑलरेडी नोटिस भेजा था कुछ टाइम पहले। तो ये रिव्यू होता रहता है टाइम टू टाइम। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स if any party is recognized either as a national party or a state party? So if a party is recognized as a state party, it is entitled for the exclusive allotment of its reserve symbol to the candidate set up by it in the state in which it is so recognized. And if a party is recognized as a national party, it is entitled for exclusive allotment of its reserve symbol to the candidate set up by it throughout India. सो ये मतलब बेसिकली ये बोल रहे हैं कि अगर कोई पार्टी स्टेट पार्टी है तो अपने जिस स्टेट की वो स्टेट पार्टी है वहाँ पे कहीं पे भी अपने सिंबल से इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। और अगर कोई पार्टी नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज्ड है तो दे आर एंटाइटल्ड फॉर एक्सक्लूसिव अलॉटमेंट ऑफ दैट सिंबल टू द कैंडिडेट सेटअप बाय इट्स थ्रू आउट इंडिया। जैसे अगर बीजेपी की बात करें एट प्रेजेंट, तो बीजेपी है नेशनल पार्टी, तो बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट बीजेपी उसको अपना लोटस सिंबल प्रोवाइड कर सकती है थ्रू आउट इंडिया कहीं पे भी। लेकिन अगर कोई पार्टी स्टेट पार्टी है, सपोज आप एग्जांपल लें समाजवादी पार्टी का, तो आप कमेंट में बताओ क्या वो अपना सिंबल जो साइकिल है उनका, क्या वो तमिलनाडु में अपने कैंडिडेट को सिंबल दे सकते हैं? सेकंड, रिकॉग्नाइज्ड स्टेट एंड नेशनल पार्टी नीड ओनली वन प्रपोजल फॉर फिलिंग द नॉमिनेशन and are also entitled for 2 sets of electoral roll free of cost at the time of revision of rolls, and their candidate get 1 copy of electoral roll free of cost during general election. So ये benefit भी उनको मिलता है। Moreover, they also get broadcast or telecast facility over Akashvani, Doordarshan during general election, which is a very good benefit in itself if we see. Then, political parties are entitled to nominate star campaigners during general election. A recognized national or state party can have maximum of 40 star campaigner, and a registered unrecognized party can nominate a maximum of 20 star campaigners. तो आपको लग रहा होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है कि वो सिर्फ 40 को कर सकता है या ये सिर्फ 20 को कर सकता है। रीज़न बीइंग the travel expenses of star campaigners are not to be accounted for in the election expense accounts of candidate of that party. तो जैसे अभी मैंने आपको डिस्क्वालिफिकेशन में बताया था कि अगर कोई कैंडिडेट ये फिल नहीं करते हैं कि या कोई भी पार्टी फिल नहीं करती है कि उसने कितना एक्सपेंडिचर किया है, तो दैट इज़ बेसिकली कंडीशन फॉर डिस्क्वालीफाइंग देम। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर इनको 40 स्टार कैंपेनर अलॉट कर सकते हैं और ये 20 कर सकते हैं, तो बेसिकली जो एक्सपेंसेस हैं इनके वो इनको अकाउंट में ऐड नहीं होंगे, जो इलेक्शन एक्सपेंसेस इनको दिखाना है। तो दिस वे दे कैन यूटिलाइज देयर एक्सपेंसेस इन मेजर वे अदर देन व्हाट दे हैव टू शो टू द गवर्नमेंट। So friend, this was all about national party, recognition of national party, state party. So this is basically the foundation for our political system of India. Then we also go through Representation of People's Act 1950, Representation of People's Act 1951. All these are forming the basis for political system in India. So we end our discussion here. If you have any doubt in the concept that we have discussed, do ask in the comment section. So we end our discussion here. Thank you friends. Have a good day.